नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी के प्रभारी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो नितिन पटेल नए प्रभारी हो सकते हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, प्रभारी बन सकते हैं नितिन पटेल। दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी से मिल चुके हैं, मुलाकात दिल्ली में ये हो चुकी है भूपेंद्र चौधरी से। और फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है नितिन पटेल को लेकर, ये बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी की उनको सौंपी जा सकती है। तो ये बड़ी और अहम खबर, यूपी बीजेपी के प्रभारी में बड़ा बदलाव ये हो सकता है। और नितिन पटेल जिनका नाम ये सामने आ रहा है नए प्रभारी के तौर पर, यूपी बीजेपी प्रभारी बनाए जा सकते हैं नितिन पटेल। और इसी के साथ दिल्ली में बाकायदा मुलाकात ये हुई है, भूपेंद्र चौधरी से मिल चुके हैं। राधा मोहन से प्रभारी की जो कमान है, अब तक राधा मोहन वो संभाल रहे थे, वो प्रदेश प्रभारी थे, उनसे ये जिम्मेदारी ली जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। अनूप, फिलहाल जो प्रदेश प्रभारी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं कि बड़ा फेरबदल इसमें हो सकता है, खबर यही है कि नितिन पटेल उनका नाम सबसे आगे चल रहा है, उनको यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और खबर यह भी है कि दिल्ली में उनकी मुलाकात भी हुई है। फिलहाल अभी क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश पे प्रभारी के नए का चयन होना है। निश्चित रूप से जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि नितिन पटेल का जब नाम सामने आया और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी नितिन पटेल से दिल्ली में मुलाकात की है, निश्चित रूप से जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी बीजेपी प्रभारी कोई नया चेहरा होगा। निश्चित रूप से नितिन पटेल गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक अनुभव है उनको संगठन चलाने का। और उत्तर प्रदेश का भी एक संगठन एक अनुभवी होने के नाते, क्योंकि 2024 की जो लड़ाई है वो 80 में से 80 सीटों जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश चल रही है। तो यूपी में जब बीजेपी प्रभारी अभी तक राधा मोहन सिंह थे, राधा मोहन सिंह ने अपनी बखूबी जिम्मेदारी भी निभाई है, लेकिन उनका शासन जो समय सीमा होती है एक प्रभारी की, वो समाप्त हो चुकी है। नए प्रभारी के रूप में, अब नए चेहरे के रूप में, क्योंकि इस नए टीम के साथ 2024 की लड़ाई लड़ना है। नितिन पटेल चूंकि ओबीसी समाज से भी आते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सरकार और संगठन का बेहतर उनको अनुभव, तालमेल कैसे होता है ये सब अनुभव उनके अंदर है। मुझे लगता है जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात दिल्ली में की है, तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि नए यूपी बीजेपी प्रभारी जल्द ही भाजपा घोषित कर सकती है, ये कयास अब कहीं ना कहीं जोर हो गए हैं। जो जिन नामों की चर्चा चल रही थी, जिसमें नितिन पटेल का सबसे ऊपर नाम है, क्योंकि गुजरात से भी आते हैं और अमित शाह के काफी करीबी भी माने जाते हैं, मोदी ये काफी करीबी माने जाते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव की को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्षों की बात करें, 40 से ज्यादा जिला अध्यक्ष बदले जाने हैं, मीडिया पैनल में काफी बदलाव होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नई टीम के साथ 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल अनूप, और ये एक स्ट्रैटेजी भी रही है बीजेपी की, चुनाव से पहले हर बार ये बड़ा फेरबदल किया जाता है, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है। लेकिन अब जिस तरह से नितिन पटेल का नाम ये सामने आ रहा है, क्या ये फाइनल अब माना जाए? क्योंकि राधा मोहन सिंह उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, अब नितिन का नाम सामने आ रहा है, क्या ये फाइनल माना जा रहा है? देखो, अभी इसमें फाइनल कहना थोड़ा जल्दबाजी सचिन होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब तक अधिकृत रूप से कोई ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको हम सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं, या चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म हो गया जब यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन पटेल के यहाँ पर पहुंचे। तो ये एक कहा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी की जो लगातार चर्चा चल रही थी, या फिर तलाश थी भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसा एक मजबूत जो यूपी बीजेपी प्रभारी चाहिए, ताकि 2024 का जो रण है वो आसान हो जाए। और उत्तर प्रदेश में ओबीसी की लड़ाई है। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष लगा के तमाम ऐसे नए जो पद पर बेहतर रूप से ओबीसी का जो कैडर रखा गया है। तो मुझे लगता है कि 2024 की लड़ाई ओबीसी के को लेकर तेज है, जहां की समाजवादी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है। तो फाइट कहीं नहीं ओबीसी से है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी, चाहे ओबीसी के आरक्षण की बात हो या फिर सबसे ज्यादा अगर नौकरी की बात हो देश में हो रही, तो ओबीसी को, अभी अमित शाह का दौरा लखनऊ में हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि सबसे ज्यादा नौकरियां ओबीसी को दी गई हैं। यानी कहीं ना कहीं ओबीसी
भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि 2024 में जिस तरीके से लगातार हर पायदान पे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की बात करे या फिर जो लोग जिला अध्यक्षों को बदलने की बात कर रहे हैं या फिर केंद्रीय जो मंत्रिमंडल की जो बात चल रही है, तो जातीय समीकरण के साथ साथ उसके जो जाति में लोकप्रियता, इन सब तमाम चीजों को लेकर लगातार चर्चा का विषय है। और जब भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे थे, वहां तमाम और भी मंत्री बुलाए गए थे, यहाँ तक कि बजलाल राज्यसभा सांसद है, उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। तो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। बिल्कुल चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इससे पहले दिन में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। और देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अब रंग चढ़ने लगा। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रही है और इसी कड़ी में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। ये राजनीति में एक रणनीति का हिस्सा भी होता है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है, ये समय समय पर जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ इस तरीके के बातें लाते हैं जिससे जनता को भ्रमित करने लगते हैं। तो हम लोगों को भी उस तरीके की रणनीति बनानी है। तो 2024 का चुनाव हमें लोगों को जीतना है, पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा करना है और विपक्ष को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप देख ही रहे, आप सब लोग देख ही रहे हो किस तरीके से जब चुनाव आता है तो कोई न कोई जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यूसीसी को लागू करने के लिए फिर से वकालत कर ली है। और पाठक ने कहा कि देशवासियों को साथ लाने की अब कवायद उन्होंने की है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है जब पूरे देश में यूसीसी को लागू करना चाहिए। पार्टी इस देश के अंदर प्रारंभ काल से ही समान नागरिक संहिता पर काम करती रही है और इस पर लगातार विचार होता रहा है। अब इस देश में समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता के झंडे को आसमान की ओर पहुंचाया है। आर्थिक मोर्चे पर आज हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में जीवन स्तर में बदलाव लाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब को पक्का मकान से लेकर के सैकड़ों ऐसी सुविधाएं मिली हैं, उसको महसूस होता है उनका अपना कोई अभिभावक माननीय मोदी जी के रूप में है। अब ऐसे समय में सबको साथ लाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बहुत अधिक है। और वहीं सहारनपुर में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यों के कारण बीजेपी यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने कैराना लोकसभा के नुक्कड़ में जनसभा को भी संबोधित किया और मोदी सरकार के 9 सालों को गिनवाया भी है। शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कामों को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम लोगों ने एक व्यापक जनता के में संपर्क का कार्यक्रम तय किया था और भारतीय जनता पार्टी अपने उन सारे कामों को लेकर लगातार अलग अलग अभियान, सार्वजनिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत संपर्क को लेकर जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि हम अपनी महान जनता को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपनी सरकारों के काम से अवगत कराएंगे। हम लोगों ने बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम सभी लोकसभा में तय किए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कैराना लोकसभा की सभा बारिश के कारण स्थगित कर दी गई थी। हमने 79 लोकसभाओं में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम पूरे किए हैं और आज नकुड़ में कैराना लोकसभा में जनसभा है और उन जनसभा के माध्यम से अपनी सरकार के काम, सरकार का कामकाज और पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और मुझे विश्वास है
कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा। और हमारा जो संकल्प है हमारी पार्टी का, सारी सीटें लोकसभा की जीतने का, हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। और हमीरपुर के बीजेपी से सदर विधायक मनोज प्रजापति को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि एमएलए को फेसबुक के जरिए यह धमकी दी गई है। फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मेरी गन मर्डर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इसके बाद दूसरी पोस्ट में लिखा है कि विधायक को जान से मरवा देंगे। मामले को लेकर सदर विधायक ने पुलिस में अभी शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो आपको बता दें कि धमकी फेसबुक के माध्यम से यह दी गई है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि मेरी गन मर्डर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और दूसरे पोस्ट भी सामने आई है जिसमें सीधा सीधा यह धमकी दी है कि जान से मार दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद से अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में ये जुटी हुई है। दरअसल बीजेपी विधायक जिनको ये जान से मारने की धमकी उनके फेसबुक अकाउंट पर यह दी गई है, उनको टैग करके, और यह साफ साफ कह दिया गया है कि जान से मरवा देंगे। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि धमकी देने वाला शख्स कौन है, किसका यह फेसबुक अकाउंट है और कौन इसको ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद ही चीजों का खुलासा हो पाएगा। और ये आपको बता दें कि इस धमकी मिलने के बाद से अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है, क्योंकि बीजेपी विधायक की तरफ से पुलिस को यह इन्फॉर्म कर दिया गया है कि उनको फेसबुक के माध्यम से यह धमकी मिली है, जान का खतरा उनको है। और फिलहाल यह धमकी देने वाला शख्स कौन है, फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट रही है कि क्या किसी ने यह कोई भद्दा मजाक बीजेपी के विधायक के साथ किया है या फिर इसके पीछे कोई और प्लानिंग चल रही है। तो फिलहाल जांच का विषय यह बना हुआ है, लेकिन यह फेसबुक पोस्ट आने के बाद से अब सवाल भी कहीं खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह कौन है जो इस तरह से विधायक को सीधी सीधी धमकी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह दी जा रही है, किसका यह अकाउंट है, कहां से ऑपरेट हो रहा है। और फतेहपुर में कुछ दिन पहले धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन लगातार लोगों पर कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने आज धर्मांतरण के आरोप के घर जाकर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। ये देखिए धर्मांतरण का आरोपी है जिसके घर पर यह बुलडोजर चला है और कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। और वही पिछले साल हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी ने जमकर तबाही मचाई थी। इसी के चलते हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन ने बाढ़ राहत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहत शिविरों से लेकर राहत सामग्री तक की व्यवस्था की जिम्मेदारी यह तय कर ली गई है। पिछले साल बाढ़ की चपेट में आकर आधा सैकड़ा गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गया था और सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कई मकान बाढ़ की भेंट चढ़ गए थे, लोग बेघर हो गए थे, हजारों लोगों को सड़कों पर शरणार्थी बनकर रहना पड़ा था। और इसी तबाही से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही बाढ़ राहत से जुड़ी सारी तैयारियां ये पूरी कर ली हैं। बाढ़ क्षेत्र में तो आता है क्योंकि जो हमारी ऊपर की नदियां हैं, उन नदियों से जब अतिरिक्त जल छोड़ा जाता है तो हमीरपुर में बाढ़ आ जाती है। हमीरपुर में मुख्य रूप से हमारे हमीरपुर तहसील ही प्रभावित होती है और बाढ़ के संबंध में हम लोगों ने पूर्व की समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। बाढ़ में जैसे जो भी व्यक्ति या प्रभावित होते हैं, जो ग्राम प्रभावित होते हैं, उनको ठहराने के लिए आश्रय स्थलों का चिन्हांकन कर लिया गया है। उनको राशन सामग्री देने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करनी थी वो कर ली गई है। जानवरों को भूसा चारा देने के लिए जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करनी थी वो कर ली गई है। जो ड्यूटी वगैरह लगाई जानी थी वो समस्त ड्यूटियाँ सुनिश्चित कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यमुना नदी में जो गत वर्ष की बाढ़ में कुछ तटबंध कट गया था, उसकी मरम्मत का कार्य अधिकांशतः पूर्ण हो चुका है। बाढ़ के लिए बाढ़ यहाँ विकराल रूप करके आती है तो पंप सर्विस टूट फूट और बाढ़ की पूर्ण रूप से तैयारी ज़बरदस्ती से चल रही है। हम लोग बाढ़ में पंप रख के पानी उलीचना, पानी सेफ्टी करना, शहर के बचाव के लिए तैयारी में जून से ही लग जाते हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने।
ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सावन माह की आज से शुरुआत हुई है। सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता देखने को मिला। कानपुर देहात के बनीपारा में बने बानेश्वर महादेव के मंदिर में जहां सुबह 4 बजे से शिव भक्त मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं, तो वहीं अपने लिए इच्छा अनुसार मनोकामना मांग रहे हैं। लोगों की अगर माने तो बानेश्वर महाराज शिव मंदिर में सावन महीने में भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचते हैं और शिव दर्शन कर जलाभिषेक भी करते हैं। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और पार्वती का पवित्र माह बताया जाता है। इस माह में जो विकार होते हैं वो सब मतलब बगैर विचार के भी होते हैं, क्योंकि ये माह बहुत जमाने से पवित्र होता चला आया है और उसी माध्यम से हर आदमी यहाँ दर्शन करने आता है। केवल ये है कि यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। सावन महीना का हर लोग आते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मन जो मांगते हैं मुराद पूरी होती है। अच्छा, ये बाणेश्वर महादेव का मंदिर है जी, लगभग कितना पुराना, क्या इतिहास? इसका तो यहाँ कोई रहने वाला नहीं था, ये गृहस्थ आश्रम है, यहाँ कोई नहीं था, नागा लोग रहते थे। आज से सावन मास की शुरुआत है और बताया यह जा रहा है कि यह 19 वर्षों के बाद ऐसा योग पड़ा है कि आज जो सावन के मास की शुरुआत है यह 59 दिनों का होगा। इस वक्त हम कानपुर देहात के बाणेश्वर शिव मंदिर में हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो कई हजार वर्षों पुराना है। बताया यह जाता है कि यहाँ पर रहने वाले बाणासुर और उनकी बेटी कैलाश पर्वत पर जाकर जो है भगवान सदाशिव की पूजा किया करती थी, लेकिन बाणासुर ने यह समझा कि उनकी बेटी कैलाश पर्वत तक न जाए, तो उन्होंने भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया कि उनको यहाँ ला सके, उनकी बेटी यहाँ घर पर ही पूजा कर सके। जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर लंबे समय तक तपस्या करी और तपस्या के बाद जब शिव शंकर को लेकर के वो यहाँ के लिए चले, तो भोलेनाथ ने एक शर्त जरूर रखी थी कि जहां भी हमारे शिवलिंग को रख दो कि हम वहीं स्थापित हो जाएंगे, उसके आगे नहीं ले जा सकोगे। लगातार वो लेकर के चले, लेकिन यहाँ जो ये जगह जहाँ पर ये शिवलिंग आप देख रहे हैं जहाँ पर स्थापित हो गए हैं, यहाँ पर चरवाहों को जो है बाणासुर ने जो है अपनी शिवलिंग दिया कि पकड़ो, उन्हें लघुशंका लगी थी, लेकिन यही ईश्वर की कृपा थी कि वो लघुशंका काफी देर तक चलती रही और जो चरवाहा था जिसे शिवलिंग दिया गया था वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सका, जिसके बाद शिवलिंग यही स्थापित हो गया। बताया यह भी जाता है कि इस मंदिर में लगी मूर्तियों को तोड़ने और खुदवाने के लिए मोहम्मद गजनवी ने जो है आक्रमण भी किया था, लेकिन महिमा शिव शंभू की थी कि यहाँ पर किसी तरीके का सिम्मस नहीं हुआ और शिवलिंग आज भी यहाँ स्थापित है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से शिव भक्त लगातार पूजा कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार यहाँ पर जो है जयकारे भी लग रहे हैं, जयघोष हो रहा है। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। बताया यह जाता है कि इस मंदिर का जो इतिहास है, जो महत्व है, लोगों के बीच में बहुत है। कहा यह जाता है कि सावन महीने अपने आप में पवित्र होता है कि कोई भी शुभ काम कराना होता है तो इस स्थिति में किसी भी मुहूर्त को नहीं देखना पड़ता है। कानपुर देहात का यह बाणेश्वर धाम जो है लोगों के बीच चर्चा का केंद्र, भारतवर्ष के तमाम क्षेत्रों से यहाँ लोग आकर पूजा करते हैं। और अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। मुजफ्फरनगर में आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। जनपद को 9 सुपर जोन और 60 सेक्टर्स में बांटा गया। कांवड़ी की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। फर्रुखाबाद में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के सील किए गए होटल में हुई चोरी। प्रशासन ने मचा हड़कंप। सील हुई होटल का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोर चोरी कर मौके से फरार। बांदा के प्राथमिक विद्यालय पहुंची डीएम दुर्गा शक्ति। विद्यालय का निरीक्षण। विद्यालय में गंदगी देख प्रधानाचार्य को जमकर फटकार भी लगाई। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुशील मुंज को 90 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। प्रदेश भर में फैला हुआ है काले धंधे का साम्राज्य। अलीगढ़ में स्कूल बस और ट्रक के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 2 बच्चे घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। इलाज जारी। मैनपुरी के कलहर में चोरों का बड़ा आतंक। 3 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए और ज्वेलरी पर हाथ किया साफ। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। पहाड़ों की बारिश का सहारनपुर में दिख रहा है असर। शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में आई बाढ़। अलर्ट चौकी से बजा साफ।
मिर्जापुर के वर्णित तलस्मी चुनार का किले में चुनार महोत्सव का आयोजन किया गया। 7 जुलाई से लगाया गया है मेला। किले को सजाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। आगरा में पंचायती राज समिति के सभापति विपिन कुमार ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक में जिलाधिकारी, एसडीओ और विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी रहे मौजूद। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए विपिन कुमार ने कहा, ग्रामीण अंचल में होने वाली परेशानियों को दुरुस्त करने के दिए गए हैं दिशा निर्देश। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। एक्सप्रेस पर तेज रफ्तार कार पलटी। कार में सवार 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। कार का टायर फटने से हुआ हादसा। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चोरी की योजना बनाते हुए 3 युवकों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और नकब लगाने का यंत्र भी बरामद। सहारनपुर में भारी बारिश से सड़कों पर हुआ है जलभराव की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। निगम के दावे फेल होते नजर आए। आईएएस ने दावा किया था कि इस बार शहर में कहीं भी जलभराव नहीं होगा। आगरा में 80 साल के बुजुर्ग महिला के साथ घर में घुसकर किया गया दुष्कर्म। बुजुर्ग महिला के साथ 25 वर्षीय युवक ने घटना को दिया अंजाम। मामले में पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान। पीड़ित का नहीं करवाया मेडिकल चेकअप। शारीरिक रूप से दिव्यांग है बुजुर्ग महिला। श्रावस्ती पुलिस और हत्या लूट अपराधी के बीच मुठभेड़ का मामला। हत्या लूट मामले में फरार आरोपी से मुठभेड़। 12 साल से फरार आरोपी पर था 50,000 का इनाम। आगरा के ग्वालियर हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर लोडिंग मैक्स पिकअप हाईवे किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में पिकअप चालक की मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में ओवरलोड वाहनों का रेला। क्षेत्र की सड़कें जर्जर। सड़कों पर बने हैं गहरे गहरे गड्ढे। ओवरलोड ट्रक वाहनों पर नहीं हो रही है पुलिस की कोई भी कार्रवाई। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। एटा में दबंगों ने युवक को जमकर लाठी डंडों से पीटा। युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपसी कहासुनी के दौरान हुई मारपीट। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में बारिश से लोगों को हो रही है परेशानी। आए दिन गड्ढे में गिरकर लोग हो रहे हैं चोटिल। 2 बार सड़क किनारे हुए भीषण गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक हुआ घायल। इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी प्रशासन एक्शन लेने को तैयार। सहारनपुर में कोल्ड ड्रिंक्स न पिलाने पर दुकानदार पर फायरिंग कर दी गई। भीड़ इकट्ठा होने पर मौके से फरार हो गए दोनों आरोपी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में नगर निगम के लिए कार्यरत कंपनी एचएमसी के ऊपर कर्मचारियों ने 6 महीने वेतन न देने का आरोप लगा दिया। वेतन न देने पर कर्मचारी ने आयुक्त की बैठक में कैबिन में घुसकर जमकर हंगामा किया। कई बार नगर आयुक्त को भी शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। संत कबीर नगर में सर्विलांस टीम ने 25 लाख के मोबाइल को ढूंढ निकाला। मोबाइल अलग अलग स्थानों से गुम हुए थे। कुल 120 मोबाइल धारकों को एसपी सत्यजीत गुप्ता ने एंड्रॉइड मोबाइल सौंपा। जिनके मोबाइल थे वो अपने अपने मोबाइल लेकर खुश भी नजर आए। बादा में तेज रफ्तार बाइक एंगल से टकरा गई। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। चित्रकूट से लौटते समय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। इटावा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के पास से तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस और 2 आरसी भी बरामद। बदायूं में तेज रफ्तार रोडवेज बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है। बांदा में मंदिर में लगी है भक्तों की लंबी लंबी लाइनें। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी है गोली। बदमाशों के पास से अवैध शस्त्र और एक कार भी बरामद। सुल्तानपुर के मरोई कृष्णादासपुर गांव में ताबड़तोड़ गोलियां चलने से फैली सनसनी। खेत में सिंचाई कर रहे 2 किसानों को बदमाशों ने गोलियों से भूना। किसानों को इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में लिव इन में प्रेमी के साथ रह रही युवती की कनपटी पर गोली मारकर हत्या। युवती ससुराल छोड़ मायके में रह रही थी प्रेमी के साथ। अयोध्या में ट्रस्ट ने जारी किया है फोटो और वीडियो। ट्रस्ट ने अपने अधिकार ट्विटर पर लिखा, हिंदू समाज का भागीरथ प्रयास प्रभु श्री राम लला सरकार भव्य मंदिर के रूप में आकार लेगा। आजमगढ़ में होटल में लगी आग। आग लगने से मची अफरा-तफरी। आगरा में नगर आयुक्त की ठेकेदारी पर कार्रवाई। काम में लापरवाही और गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल। एटा में 2 बाइक सामने से टकरा गई। 2 कांस्टेबल सहित 3 लोग घायल। कानपुर में स्पोर्ट्स कोच की आत्महत्या का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई फांसी। भीषण सड़क हादसा, बस से टकराई है, दर्जनों लोग घायल। आगरा में एसीपी की दवाइयों की दुकान पर छापेमारी। भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई।
रायबरेली में बारिश में खोली है नगर पालिका की पोल, बारिश से सड़कें बनी है तालाब, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। सावन की शुरुआत में इटावा में नीलकंठ मंदिर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, मंदिर में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद दी। श्रावस्ती की विभूतिनाथ मंदिर और जनपद में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, सादी वर्दी में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।